हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो पहला इसका फेमस कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले से बता दें आपको। इसकी कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाइट्रोबेंजीन को बनाते कैसे हैं। आप जानते हैं नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन के नाइट्रेशन से डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में पहले ही डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है NO2+ बनता है और वो NO2+ बेंजीन पे जाएगा, वहाँ से H+ को निकाल देता है। और इस रिएक्शन की जो खास बात होती है, फिर से सुन लीजिए, आपको पहले ही बताया था, इस रिएक्शन में HNO3 एक एसिड की तरह नहीं बल्कि बेस की तरह काम करता है। बेंजीन वाले वीडियो लेक्चर में आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने बताया था आपको कि इसका H+ जाता है इसके पास और तब जाके इसमें से NO2+ निकलता है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम टाइप की रिएक्शन होती है। एक और प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे, डायजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग नाइट्रोबेंजीन को बना सकते हैं। और इसके लिए पहले हम लोग HBF4, जिसको हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं, जिससे एक फिर से डायजोनियम सॉल्ट बनता है। आपको याद होगा इसका इस्तेमाल किया गया था फ्लोरोबेंजीन को बनाने में। अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना होता तो इसको डायरेक्टली हीट कर देते थे और हीट करने से यहाँ F लगता था, N2 निकलता था और BF3 बन जाता था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर लें तो इसमें हम लोग सोडियम नाइट्राइड और कॉपर मिला के हीट कर देते हैं, फिर इससे बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये दो प्रिपरेशन है नाइट्रोबेंजीन का, एक बेंजीन से डायरेक्टली और एक डायजोनियम सॉल्ट से। अब आपको बता दें इसका प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर से रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बताने वाले हैं, उस टेबल को आपको याद रखना होगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए रिडक्शन कैसे होता है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या क्या होता है, ऑक्सीजन को निकालना या हाइड्रोजन को ऐड करना। जैसे हमने इसमें से एक O माइनस किया तो NO में कन्वर्ट हुआ। आप जानते हैं ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन होता है। फिर NO बना, NO को नाइट्रोसो बेंजीन पढ़ेंगे। फिर इसमें हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, एक H यहाँ, एक H यहाँ, NHOH। इसको हम पढ़ते हैं फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। और फाइनली रिडक्शन फिर किया, दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, NH2 लग जाएगा और OH और H वाटर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये फाइनली एनिलीन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन का स्टेप वाइज देखा जाए तो पहले नाइट्रोसोबेंजीन, फिर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और फाइनली एनिलीन में। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कैसा हम रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, टेबल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन किस में कैसे होता है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कब किस में होगा, इस टेबल के माध्यम से देखिएगा ध्यान से, इसको सिर्फ याद करना है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन ने अलग अलग मीडियम के हिसाब से लिखा हुआ है। एसिडिक मीडियम, इसमें हम आयरन HCl का या SnHCl का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाइड्रोजन PD और इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफैटिक में भी यही चीज़ किया था आपने। और इस केस में कंप्लीट रिडक्शन होता है, NO2 बदल जाता है NH2 में, यानी एनिलीन में ट्रांसफ़र हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में ये डायरेक्ट कन्वर्जन में आए, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल मीडियम हो, इसमें हम जिंक के साथ NH4Cl मिलाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे NHOH, यानी रिडक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। और इस कंपाउंड को हम सीधे पढ़ेंगे फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, पहले इसका नाम बता चुके हैं। एल्कलाइन मीडियम में NaOH होता है और इस केस में जो रिडक्शन होता है, एक जैसे कंपाउंड बनते हैं। आगे आप पढ़ने वाले हैं इस तरह के कंपाउंड जो दो नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है बॉन्ड, ये एजो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में देखिए, एल्कलाइन मीडियम में हम सोडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी वजह से एजॉक्सीबेंजीन बनता है। जिंक मेथनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो एजोबेंजीन, और जिंक इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोएजोबेंजीन। इस चार्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पहला रिडक्शन और दूसरा रिडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला आपके पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, न्यूट्रल मीडियम वाला, जिंक NH4Cl, जिसमें NO2 कन्वर्ट होता है NHOH में, वो डायरेक्ट कन्वर्जन में आता है इस तरह का। अब देखिए इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हम बताएंगे आपको कि इसके अलावा और इसका रिडक्शन कब किस में होता है वो देखिए। नाइट्रोबेंजीन का कुछ और रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर रहा है। ध्यान रखिए एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सीधा सवाल पूछा जाता है
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन गिव्स। तो इसमें दो तरह की कंडीशंस दी जाती हैं, वीकली एसिडिक मीडियम और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। ध्यान रखिए, वीकली एसिडिक मीडियम हो तो एनिलीन में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होती है, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं OH और NH2, इसको हम पढ़ते हैं पैरा एमिनोफिनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट रिडक्शन रहा। और आपको बता दें, इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। इसकी वजह से एसिड का H+ यहाँ पे जाके लग जाएगा, H+ हटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, H+ लग जाएगा तो NH3+। और आप जानते हैं एक ही स्ट्रक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम डाईपोलर आयन कहते हैं और कभी कभी ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये जो टेबल हमने कंप्लीट किया है, इसमें फिर से ओरली हम 1 मिनट के अंदर सारे रिडक्शंस आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आयरन HCl, SnHCl, हाइड्रोजन PD इथेनॉल हो, एनिलीन में ट्रांसफर होगा। न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करेंगे जिंक NH4Cl के साथ तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन। एल्कलाइन मीडियम में सोडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करेंगे एजॉक्सीबेंजीन, जिंक मिथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं एजोबेंजीन, जिंक इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोएजोबेंजीन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एजोबेंजीन में ट्रांसफर होता है। और फाइनली जो दो रिडक्शन है इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो होता है, जिसमें दो केस बनता है, एक वीकली एसिडिक मीडियम और दूसरा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। वीकली वाले केस में याद रखिए एनिलीन बनता है और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में पैरा एमिनोफिनॉल बनता है, जो आपके सामने है, जो ज्विटर आयन के रूप में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसको डाईपोलर आयन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, ऐसी रिएक्शन कैसे होती है वो देखिए। अब देखिए NO2 बेंजीन से अटैच है, NO2 के बारे में जानते हैं, यह बहुत ही पावरफुल विथड्राइंग ग्रुप है। कभी आपने डिस्कस किया था कि -I इफेक्ट शो करता है, और ये बेंजीन से अटैच हो तो -I के साथ साथ -M इफेक्ट शो करेगा, कॉन्जुगेशन है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं, इसको डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, फिर इसको डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसको कंटिन्यूसली आगे फॉरवर्ड किया जाए तो फिर इसको डिलोकलाइज करेंगे तो प्लस चार्ज आर्थो से चेंज होकर पैरा पे आएगा, फिर एक बार और करेंगे तो फिर से आर्थो पे आएगा। यानी फाइनली लगता है कि इसमें अगर देखा जाए तो NO2 के -M इफेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, इसकी खींचने की वजह से आर्थो पे, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, या आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करने की कोशिश करेगा, यहाँ से रिपल्सन होगा, इसलिए अटैक बहुत स्लो होता है, वो भी सिर्फ मेटा पे होता है। और इसीलिए NO2 ग्रुप को हम कह सकते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन को टुवर्ड्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं इसमें अटैक करने में इलेक्ट्रोफाइल को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव में, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल के प्लस में रिपल्सन होगा, इसलिए अटैक करेगा भी तो मेटा पे कर सकता है। इसीलिए हम NO2 ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग कह सकते हैं। तो ये कभी न कभी एग्जाम में आपके पेपर आप देखेंगे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है, तो आपका आंसर यही था NO2 ग्रुप। और आपको बता दें इतना कम रिएक्टिव है कि कुछ रिएक्शन देता भी नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपके पेपर के लिए बता दें, ब्रोमिनेशन इसका आप कर सकते हैं, नाइट्रेशन भी कंडीशन वगैरह बना के कर सकते हैं, क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता, या सीधे याद कर लीजिए नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे एल्काइलेशन या एसाइलेशन। हो सकता है आपके पेपर में सवाल दे इस तरह का, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में से कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, तो आपका उत्तर होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन। अगर पूछा जाए कि नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, तो आप इसके आंसर्स क्या लगाएंगे वो सुन लीजिए। पहली बात तो कहेंगे कि ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, पहला आंसर। और दूसरा आंसर ध्यान रखिए, यह ऐसी रिएक्शंस में खुद ही एक सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट बन जाता है। तो ध्यान रखिए, इसका जो मेन आंसर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना देने का, वही आंसर है ड्यू टू NO2 ग्रुप इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इतना ज़्यादा कम रिएक्टिव कर देता है बेंजीन को कि बहुत कम चांस होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। तो इसका हम ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन तो करा सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ये जो डिस्कशन है, इसमें एक ही बात आपको फोकस करनी है, रिजल्ट आपको फिर से पढ़ दें, नाइट्रोबेंजीन ध्यान रखिए फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन नहीं देता।
अब हम डिस्कस करेंगे एनिलीन के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। एरोमेटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एनिलीन होता है, उसको देखिए NH2 एनिलीन। इसको हम एमिनो बेंजीन भी पढ़ सकते हैं, और ये प्राइमरी है, आप जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की पहचान। प्राइमरी NH2, सेकेंडरी एमीन में NH और टर्शियरी में केवल N होता है। कुछ और हमने एमीन बना रखे हैं, इसको आर्थोटोल्विडीन कहते हैं क्योंकि CH3 भी लगा हुआ है आर्थो पोजीशन में जो टोल्वीन है, तो इसको टोल्विडीन भी पढ़ा जाता है। बाकी ये सेकेंडरी एमीन है, लेकिन ये भी एनिलीन टाइप का है। ये टर्शियरी है, फिर भी एनिलीन टाइप का है। इसको पढ़ना चाहें तो N मैथिल एनिलीन पढ़ सकते हैं, इसको N डाई मैथिल एनिलीन पढ़ सकते हैं। तो ये सारे एनिलीन टाइप के कंपाउंड्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये वाला देखिए, ये इसमें जो NH2 है ये प्राइमरी, लेकिन ये कार्बन के बाद लगा हुआ है, तो ये वास्तव में एलिफैटिक नेचर का होगा कहीं ना कहीं। इस कंपाउंड को हम बेंजिलेमीन पढ़ेंगे, ध्यान रखिए बेंजिलेमीन। तो ये एनिलीन नहीं है, एनिलीन सेल है। एनिलीन के लिए ध्यान रखिए, एनिलीन के लिए नाइट्रोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। इसको डाईफेनिलेमीन पढ़ सकते हैं, इसको ट्राईफेनिलेमीन पढ़ सकते हैं। तो ये रहे कुछ एनिलीन या उससे मिलते जुलते कंपाउंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे एनिलीन को बनाया कैसे जाता है। तो देखिए एनिलीन को कैसे बनाया जाता है, इसमें हमने रिएजेंट जानबूझ के नहीं लिखा है, आपको बताना है क्योंकि ये रिएक्शन सारी पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में भी ट्रांसफ़र किया था। रिएजेंट आपको सोचिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेंजोइक एसिड को भी कन्वर्ट करेंगे हम, बेंजामाइड को कन्वर्ट करेंगे और फेनिल आइसोसाइनाइड को, सबको एनिलीन में ट्रांसफ़र करना है। रिएजेंट आप खुद तय करिए कि कौन सा रिएजेंट है जो सभी को एनिलीन में ट्रांसफ़र कर देगा। अभी आपको अच्छे से याद होगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हमने बताया था अभी SnHCl का यूज़ करिए, आयरन HCl का यूज़ करिए, या H2PD का इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल सॉल्वेंट के रूप में। इसके अलावा हमने बताया था नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का एक और तरीका बताया था कि अगर नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर दिया जाए इन वीकली एसिडिक मीडियम, तब भी होता है। अब देखिए बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, अगर आपको याद हो तो ये नेम रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, और इसके लिए हाइड्राजोइक एसिड का N3H का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। स्किमिट रिएक्शन अगर आपको नाम याद हो तो ये फिर से नोटिस कर सकते हैं, स्किमिट रिएक्शन। और देख रहे हैं बेंजामाइड, इसको भी एनिलीन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसमें से शायद CO को गायब करना है। और आपको याद होगा ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके लिए हम लोग मिलाते हैं इसमें ब्रोमीन और KOH। और देखिए फेनिल आइसोसाइनाइड को भी एनिलीन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बताया था हमने, या तो इसका रिडक्शन कर दिया जाए या हाइड्रोलिसिस। अगर आपको याद हो एनिलीन बनाने के लिए फिर से हम बता देते हैं हाइड्रोलिसिस इसकी कैसे होती है। देखिए H और OH और H और OH, जिससे एनिलीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और SCOH फॉर्मिक एसिड बन जाता है। तो ध्यान रखिए अगर एनिलीन बनाना है तो इसके लिए हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और अगर इसका रिडक्शन कर देते हैं आप तो कुछ और बन जाता है, इससे बनता है एनिलीन जैसा कंपाउंड, लेकिन सेकेंडरी एमीन बन जाएगा NH और CH3। तो ये चार्ट है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि एनिलीन अलग अलग रिएजेंट के द्वारा किस तरह से अलग अलग कंपाउंड के द्वारा बनता जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे एनिलीन में इनकी प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो सुन लीजिए एक बार पहले, एनिलीन की रिएक्शंस को दो भागों में बांट देंगे। पहले वो सारी रिएक्शन लिखेंगे जिसमें NH2 ग्रुप रिएक्शन करेगा, सिर्फ NH2 पे रिएक्शन होगी, और दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें बेंजीन के अंदर। आप जानते हैं जब बेंजीन के अंदर अटैक की बात आती है तो हमेशा अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो हम दो पार्ट में रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शंस ऑफ NH2 ग्रुप, यानी जो भी चीज़ मिलाएंगे वो NH2 को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ NH2 ग्रुप। एनिलीन के NH2 ग्रुप पे कैसे रिएक्शंस होती हैं वो देखिए, और NH2 लगा है इसमें तो कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन है, और कहीं न कहीं एमीन टॉपिक का रिवीजन एक तरह से होगा, वैसे समझिएगा बिल्कुल वही लगेगा जैसे आपने एलिफैटिक एमीन पढ़ा था। अच्छे से पहचान रहे हैं क्लोरोफॉर्म और KOH, कार्बिलेमीन रिएक्शन, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो रिएक्शन को अच्छे से पहचानते हैं, प्राइमरी एमीन ही सिर्फ ये रिएक्शन देता है। कार्बिलेमीन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म, KOH, फेनिल आइसोसाइनाइड। आपको याद होगा CH2 और AgCl2 मिलाते हैं, इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें मस्टर्ड ऑयल टाइप की स्मेल आती है जिसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। और आपको बताया था
कार्बिलएमीन वाली रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड वाली रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी एमीन का होता है, सेकेंडरी टर्शियरी ये दोनों रिएक्शन नहीं देते, पहले से बता चुके हैं। ये वाली रिएक्शन देखिए, अगर पहचान रहे हैं तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। मुझे लगता है तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट आपको बताया था जिसके द्वारा हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में डिस्टिंक्शन किया करते थे। फिर से हम रिवाइज करा दें उस चीज़ को। हिंसबर्ग रिएजेंट किस कंपाउंड का नाम है तो आप जानते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कभी कभी एरिल सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। और ये प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वह एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी से भी रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है जो एल्कली में इनसॉल्युबल है, और टर्शियरी से रिएक्शन नहीं करता। आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन का मिक्सचर हो, सेपरेशन करना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये देख रहे हैं यहाँ से H और Cl यहाँ से हट जाएगा, ये प्रोडक्ट है। सेकेंडरी भी रिएक्शन करेगा इसके साथ क्योंकि सेकेंडरी में NH होता है, इसलिए HCl हम निकाल सकते हैं। लास्ट वाली रिएक्शन देखिए, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में बस इतना सा होगा, ये इसमें से ये हम प्राइमरी लेके शुरुआत करे हुए हैं तो प्राइमरी को कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शियरी में, टर्शियरी को क्वाटरनरी में। तो ये एल्काइलेशन जो रिएक्शन होती है इसमें सभी एमीन हम बना सकते हैं। बस इसमें से HI निकल जाएगा, NH पे R लग जाएगा, फिर यहाँ से HI निकल जाएगा, N पे 2 बार R लग जाएगा, और फाइनली आप जानते हैं लोन पेयर होता है, R प्लस जाके इस पे जुड़ जाता है जिससे क्वाटरनरी अमोनियम आयन बनता है। तो ये कुछ रिएक्शन है NH2 ग्रुप की। इसके अलावा मेरे हिसाब से NH2 ग्रुप की 1-2 रिएक्शन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। NH2 ग्रुप की कुछ और रिएक्शन देखिए, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन जो रिएक्शन होती है आप जानते हैं, इसमें एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, इस केस में HCl साइड प्रोडक्ट होगा और इस केस में CH3COH साइड प्रोडक्ट होगा। बाकी NH पे अटैच होता है COCH3 ये वाला ग्रुप जाके लग जाएगा, और इसको पढ़ा जाता है एन फेनिल एसिटामाइड या फिर इसको हम एसिटेनिलाइड भी कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा इसका हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिसमें NH2 ग्रुप ट्रांसफ़र किया जा रहा है NHCOCH3 में। और लास्ट रिएक्शन इसकी जो NH2 ग्रुप वाली है, ये रिएक्शन NaNO2HCl का मिक्सर 0 से 5 डिग्री पर जिससे डायजोनियम साल्ट बनता है। ये हमेशा कन्वर्जन में आता है कि एनिलीन कन्वर्टेड टू डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये मिक्सचर आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे वास्तव में इसमें मिलाया जाता है नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड इन्हीं दोनों के मिक्सचर से प्रोड्यूस करना होता है, इसीलिए डायरेक्ट यही लिखा जाता है। और अभी आप पढ़ने वाले हैं डायजोनियम सॉल्ट अलग से। हाँ, ध्यान रखिए रिएक्शन कभी कभी डायजोसिएशन बोली जाती है। डायजो ग्रुप की एंट्री होती है एनिलीन टू डायजोनियम सॉल्ट। तो ये रहा NH2 ग्रुप का रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन के अंदर रिएक्शन कैसे करेगा एनिलीन, यानी NH2 पे नहीं, अब रिंग के अंदर रिएक्शन कैसे होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो एनिलीन में पहले हम लोग इफेक्ट देखते हैं। नाइट्रोजन पे आप जानते हैं लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा बेंजीन को, जिसको प्लस M इफेक्ट भी कहा जाता है। इसको डिलोकलाइज करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस आ जाएगा। और फिर हमने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करेंगे तो हेड पे नेगेटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं माइनस और पाई के बीच कॉन्जुगेशन, इसको दोबारा डिलोकलाइज करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर इसको डिलोकलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ मतलब फिर से पैरा पे माइनस चार्ज, और फिर इसको डिलोकलाइज करेंगे तो फिर से आर्थो पे नेगेटिव चार्ज। यानी कहीं ना कहीं प्लस M इफेक्ट की वजह से आर्थो पे, पैरा पे, आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर होता है, पोजीशन होती है आर्थो और पैरा पे। याद रखिए इसमें हम सारी तुलना जितनी करते जाते हैं वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में करते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं NH2 ने क्या किया, अपना लोन पे डोनेट किया, बेंजीन को दिया इसने, जिसकी वजह से आर्थो पे, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज आने से आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो प्लस चार्ज का होता है तेजी से अटैक करेगा। और इसीलिए इस ग्रुप को हम स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ध्यान रखिएगा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऐसी रिएक्शन। और इस तरह की बात हमने फिनॉल में भी लिखा था, फिनॉल में भी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग बात कही थी हमने। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एनिलीन फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन भी लोन पेयर अपना दे सकता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन देने की अधिक क्षमता नाइट्रोजन में है क्योंकि यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ध्यान रखिए एनिलीन और फिनॉल में तुलना करना हो ज़्यादा रिएक्टिव तो एनिलीन को बताएंगे। और आपको बता देते हैं इसमें जो भी रिएक्शंस हम करते जाएंगे, आप देखिएगा जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनता जाएगा, लगता है तीनों जगह साथ साथ लगता जाएगा जैसा कि फिनॉल में हुआ था। तो देखिए ऐसी रिएक्शंस एनिलीन की
कैसे होती है। एनिलीन की ऐसी रिएक्शंस देखिए। पहली रिएक्शन ब्रोमिनेशन, जैसा कि फिनॉल में बताया था, ब्रोमीन वाटर। इसमें अलग से लेविस एसिड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन वाटर सॉल्वेंट के रूप में मिला देते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं ब्रोमिनेशन के बारे में। और जैसा कि बताया, इसमें इलेक्ट्रोफाइल Br+ बनेगा जो तीनों जगह एक साथ आर्थो पैरा पे लग जा रहा है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, और ध्यान रखिए इसका भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है जैसा फिनॉल में होता है। सेम टाइप का नाम, सेम टाइप की रिएक्शन, सेम टाइप का प्रेसिपिटेट। अब देखिए, आप चाहते हैं कि इसमें ब्रोमीन सिर्फ आर्थो या सिर्फ पैरा पे लगे, मतलब एक जगह लगे, तो इसके लिए रिएक्शन को थोड़ा सा अलग रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली NH2 के बारे में जानते हैं, NCERT में लिखा भी है और बता चुके, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए ब्रोमीन तीनों जगह एक साथ लगेगा। अब देखिए, आप चाहते हैं कि इसमें आर्थो पे अलग लगे, पैरा पे अलग लगे, तो इस ग्रुप को शायद डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ग्रुप को। इसके लिए हम एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन के लिए हम जनरली एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल कोलाइड का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि COCH3 जाके यहाँ पे लग जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया NaCOCH3 में, इसका नाम भी आपको बताया था, फिर से मैं लिख देता हूँ। इसको बोला जाता है एसिटेनिलाइड, इस कंपाउंड को कहते हैं। और ये ग्रुप ध्यान रखिए, ये उतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है, इसको हम मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और ये कम एक्टिवेटिंग इसलिए थोड़ा हो जाता है, रीज़न क्या देखिए, लोन पेयर का इसमें कॉन्जुगेशन सिर्फ एक नहीं, दोनों तरफ। एक तो बेंजीन में लोन पेयर देने की कोशिश करेगा ये, लेकिन इधर भी कॉन्जुगेशन है। देखिए, इसको अलग से हम आपको बता देते हैं। NHCOCH3, ये लोन पेयर, देखिए इधर तो कॉन्जुगेशन करेगा ही, लेकिन चांस है कि इधर भी कॉन्जुगेशन करे, उल्टा देख सकते हैं इसको। तो लगता है कि इसकी वजह से कहीं कहीं खींचेगा अपनी तरफ, इसकी वजह से इसकी देने की क्षमता घट जाएगी। तो इसको कहीं कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन करते हैं, एक तरफ ये बेंजीन की तरफ खींचना चाहेगा अपनी तरफ, और COCH3 भी अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इसकी वजह से फाइनली लोन पेयर बेंजीन में उतना डोनेट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसलिए इस ओवरऑल ग्रुप को, हालांकि ये +M ही शो करता है, लेकिन इसमें लोन पेयर देने की क्षमता कम हो जाती है ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, और इसीलिए इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, NaCOCH3। और इसका ब्रोमिनेशन अगर किया जाए, ये सॉल्वेंट है और कुछ नहीं है, तो ब्रोमिनेशन करने पे वैसे एक ब्रोमीन आर्थो पे और एक ब्रोमीन पैरा पे, चूँकि बड़ा ग्रुप है, हिंड्रेंस होगा, इसलिए मेजर अटैक पैरा पे होना चाहिए, इसलिए हमने पैरा ही मेनली बनाया हुआ है। इसमें आर्थो भी बनेगा, एक प्रोडक्ट आप यहाँ Br लगा के बना सकते हैं अलग से। और फाइनली इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, आप चाहें तो यहाँ काट के देख सकते हैं, यहाँ H लगा दीजिए या OH लगा दीजिए, तो NH2 में कन्वर्ट हो गया पैरा ब्रोमोएनिलीन। तो लगता है कि इसमें आप आर्थो पैरा आइसोमर चाहते हैं कि अलग अलग बने, इसके लिए एनिलीन का पहले एसिटाइलेशन किया जाता है, जिससे NaCOCH3 बन जाता है, और यह एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। इसकी रिएक्टिविटी इससे बहुत कम हो जाती है, और इस केस में ब्रोमीन अलग अलग आर्थो पे पैरा पे लगा सकते हैं। पैरा हम लोग मुख्य रूप से बनाते हैं क्योंकि मेजर होगा, 90% पैरा ही बन जाता है, और फाइनली हम NH2 ग्रुप को वापस ला सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन के बाद अगली रिएक्शन नाइट्रेशन, वो देखिए एनिलीन का नाइट्रेशन, ध्यान समझिएगा। इसमें एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का प्रोडक्ट भी बन जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। पहली बात, नाइट्रेशन करने के लिए आप जानते हैं HNO3 और H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एनिलीन को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। और आपको बताएं, इसमें ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव, डाई नाइट्रो डेरिवेटिव वगैरह बन जाता है, मतलब ट्राई नाइट्रो टाइप का एनिलीन भी बन सकता है। लेकिन इसमें जो हमने चीज़ें लिखी हुई है कंडीशन के हिसाब से, मोनो नाइट्रो में हमने 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रखे हैं। आप देख रहे हैं इसमें पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो। देखिए मेटा कैसे बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आर्थो भी। वैसे भी NH2 अभी आप डिस्कस करके आ रहे हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पैरा पे लगना चाहिए। जैसा बताया, ट्राई नाइट्रो भी बन जाता है साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन इसमें मोनो में 3 हमने अलग अलग बनाया है। और मेटा अनएक्सपेक्टेड कैसे बन गया वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप परसेंटेज देखिए, पैरा नाइट्रो जैसा कि हिंड्रेंस कम होगा यहाँ पे, तो ये 51%, आर्थो केवल 2% दिखाई दे रहा है। और मेटा कैसे बन गया, जबकि आप जानते हैं एनिलीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आर्थो पैरा पे ही होना चाहिए, मेटा पे कैसे बन गया। तो आपको बता दें, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में इसको इन एसिड से मिल जाता है H+, और H+ जाके यहाँ पे
टिक जाता है और NH3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं इसका लोन पेयर खत्म हो गया एक तरह से, और वास्तव में इसको एनिलीनियम आयन कहते हैं। और अब यह प्लस एम इफेक्ट शो ही नहीं करेगा। प्लस एम शो करता तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी चांस ये रहता है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम H प्लस जाके यहाँ लग जाएगा, जिसको आप प्रोटोनेशन भी नाम दे सकते हैं, और इसको एनिलीनियम आयन कहते हैं। आपको बता दें इसका लोन पेयर अब बचा नहीं, वास्तव में ये लोन पेयर दे नहीं सकता, ये प्लस एम नहीं बल्कि माइनस एम टाइप का इफेक्ट शो करने लगता है। और आप जानते हैं जब माइनस एम इफेक्ट जहाँ लगने लगे तो वास्तव में वो ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं जो सेकेंड प्रोडक्ट है 47% मेटा पे NO2 प्लस लगा है। इसका रीज़न है इसका 47% के आसपास जो हिस्सा होता होगा इसमें कन्वर्ट होता होगा एनिलीनियम आयन में। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एनिलीन का नाइट्रेशन हम लोग करते हैं आर्थो पैरा के साथ, मेटा डेरिवेटिव भी लगभग आधा बनता है 47%, तो इसका रीज़न क्या है, तो आप आंसर लगा सकते हैं ड्यू टू इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रोटोनेशन हो जाता है उसका और कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में, और एनिलीनियम आयन आप जानते हैं प्लस एम नहीं बल्कि माइनस एम शो करेगा, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लिख सकते हैं यहाँ पर NH3 प्लस ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है इसलिए। अब देखिए ये तो इनके डिस्कशन रहा कि कौन कितना कैसे बन गया। आप चाहते हैं कि इसमें आर्थो पैरा या सिर्फ पैरा बने, मतलब रिएक्टिविटी को कम करना चाहते हैं इसकी, तो फिर सब एसिटाइलेशन कर दीजिए NaCO3, इसके बाद नाइट्रेशन करिए जैसे ब्रोमिनेशन में किया था। तो अब नाइट्रेशन में NO2 पैरा पे लगेगा हिंड्रेंस की वजह से, और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करके पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो कहीं ना कहीं आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि हम एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन प्योर कैसे बना सकते हैं, तो आप बताएंगे पहले उसका एसिटाइलेशन कर लिया जाए, एसिटाइलेशन के बाद नाइट्रेशन और फाइनली हाइड्रोलिसिस। तो ये रहा नाइट्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये रिएक्शन एसिड और बेस टाइप की होती है। एनिलीन आप जानते हैं बेस है, एसिड बेस मिलकर साल्ट बनाएंगे, इसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ जाकर H प्लस लग जाएगा यानी NH3 प्लस और HSO4 माइनस एक साल्ट बन गया, और साल्ट को हीट करने से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से H2 यहाँ से O, H2O माइनस किया हमने, ये बन गया। और ये स्ट्रक्चर रीअरेंज होता है, इसका SO3H ग्रुप पैरा पे माइग्रेट हो जाता है, जिसको हम पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें एक ग्रुप बेस और एक ग्रुप एसिड के जैसा है, इसलिए इसमें फिर से कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन होगा और एसिड का H प्लस जाके यहाँ पे लग जाएगा, H प्लस यहाँ जाके लग जाएगा, H प्लस निकलने से यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ लगने से NH3 प्लस चार्ज। तो इस तरह का स्पेसिस जो है ज्विटर आयन कहलाता है। और आपको बता दें पैरा एमीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड को कभी कभी शॉर्ट में सिर्फ सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे सवाल पूछा जाता है पेपर में कि एनिलीन का सल्फोनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर सीधे होना चाहिए इस तरह से, प्रोडक्ट फाइनली आप बताएंगे सल्फेनिलिक एसिड हो सकता है आंसर दिया हो, वैसे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ज्विटर आयन में। स्ट्रक्चर आपके सामने ये दिया हुआ है, तो देख सकते हैं ये रिएक्शन वास्तव में एसिड और बेस के बीच होती है। तो देखिए एनिलीन में कुछ और ऐसी रिएक्शंस, और ये फेमस रिएक्शन आप पहचानते हैं अच्छे से, RCl LCl3 RCOCl। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये एल्काइलेशन के नाम से, ये एसाइलेशन के नाम से। इसके पहले आप 3 रिएक्शन ऐसी कर चुके हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो वो रिएक्शन हो रही थी, प्रोडक्ट बन रहा था। क्या यह फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन दिया था? आपको अच्छे से पता है। आज ही हमने नाइट्रोबेंजीन कंप्लीट किया, नाइट्रोबेंजीन बता चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। अब एनिलीन की बारी है, तो आपको बता दें इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या चेंज होती है वो देखिए। AlCl3 का काम होता है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना, Cl को अलग कर देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं LCl3 एक लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है, लोन पेयर इसके ऊपर है, यानी लेविस बेस और लेविस एसिड ये पहले ही आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये एनिलीन को बना रखा है, इसके पर लोन पेयर है, ये लेविस बेस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए लेविस एसिड है। कहीं ना कहीं डोनर और ये एक्सेप्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं।
इसको अगर हम एरो को अगर बॉन्ड बना के दिखाएंगे तो यहाँ चार्ज डोनर है तो प्लस और एक्सेप्टर है तो माइनस, इस तरह से बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से साल्ट बन जाता है। तो लगता ये है कि इस रिएक्शन में वास्तव में इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं पाएगा, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन अलग क्यों हो जाती है, क्योंकि लेविस बेस है और LCl3 लेविस एसिड है, ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक साल्ट बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता। इसलिए याद रखिए, फिर से कह रहे हैं, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट की कोई रिएक्शन नहीं देता है, न एल्काइलेशन न एसाइलेशन। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, तो आप सीधा आंसर बताएंगे ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन by reaction between Lewis base aniline and Lewis acid LCl3। याद रखिए इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, इसलिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। हाँ, ये बनने के बाद ध्यान रखिए, अगर ये बन जाता है, अगर इसके बाद कोई और रिएक्शन करवाई जाए तो ये ग्रुप ध्यान रखिए एक तरह से -M टाइप का इफेक्ट शो करेगा और ये कहीं ना कहीं मेटा डायरेक्टिंग डेरिवेटिव है, यानी कोई रिएक्शन इसके आगे कराया जाए ब्रोमिनेशन वगैरह, तो फिर वो मेटा पे जाके लग सकता है। फिलहाल रिजल्ट ये है सीधा सीधा, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिलीन का, इसका बेसिक नेचर वो देखिए। बेसिक नेचर एनिलीन का कंपेयर करेंगे तो पहले इसका कंपैरिजन हम लोग एल्किल एमीन से, एलिफैटिक एमीन से कंपेयर करेंगे। इसका लोन पेयर जैसे था वैसे है, इसका लोन पेयर इसके पाई के साथ कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं आसानी से, और ये डिलोकलाइज जब हो जाएगा बेंजीन के अंदर तो इसकी वजह से यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर उपलब्ध कम होगा तो किसी को देने में कम पॉसिबल है कि कम डोनेट करे, इसीलिए इसको लेस बेसिक कहेंगे। तो कहीं ना कहीं एरिल एमीन्स आर लेस बेसिक ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इनटू बेंजीन रिंग। तो कहीं ना कहीं एरिल एमीन्स लेस बेसिक होते हैं, एलिफैटिक से बहुत कम होते हैं ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। अब देखिए इन तीन एमीन्स में कंपेयर किया जाए तो इसमें से हम बेसिक नेचर का ऑर्डर आसानी से बना सकते हैं। ये भी ये तो एनिलीन है, ये भी डाइफेनिलेमीन और ये ट्राइफेनिलेमीन है। अगर देखा जाए तो इसका लोन पेयर एक बेंजीन में डिलोकलाइज्ड है, इसका दोनों बेंजीन के अंदर होगा और इसमें लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन तीनों रिंग्स के अंदर हो जाएगा। यानी यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता सबसे कम होगी तो डोनेट कैसे करेगा, बहुत कम करेगा। यानी ये तीनों लेस बेसिक हैं, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए, सबसे कम ये होना चाहिए। सबसे कम इसलिए क्योंकि इसमें लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन एक नहीं बल्कि तीन तीन बेंजीन के अंदर चला जाएगा, इसलिए इसका लोन पेयर बहुत कम बचेगा, यानी डोनेट कम करेगा, कम बेसिक। तो कहीं ना कहीं हम ऑर्डर इस आधार पे बना सकते हैं बेसिक नेचर का ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। अब हम कुछ अच्छे सवाल लिखते हैं एनिलीन से जुड़े हुए बेसिक नेचर के, वो देखिए। एमीन के बेसिक नेचर से ये रहे एक दो प्रॉब्लम्स, उनको देखिए। इन चारों में डिसाइड करना है मोस्ट बेसिक। अगर हम इससे इसकी तुलना करते हैं, NO2 लगा है, -I -M होता है। आप जानते हैं -I -M बेसिक नेचर को कम करता है, +I +M बढ़ाता है। इसको देखिए तो ये अलग से बाहर CH3 लगा, इसका +I काम करेगा, बेसिक नेचर को बढ़ा देगा। यानी इससे ये वाला कम, इससे ये वाला ज़्यादा बेसिक। तो इन तीनों में तो तय हो गया। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका लोन पेयर वास्तव में बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर है, ये सारे कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इसका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होगा, यानी फ्री है, यानी आसानी से दे सकता है। वास्तव में ये एलिफैटिक है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अब बाकी ये जो तीन है इनमें से आप तय कर सकते हैं, इससे ये ज़्यादा था और इससे ये कम था। तो ऑर्डर भी चाहें तो आप बना सकते हैं। वैसे मोस्ट बेसिक थर्ड है। अगर करेक्ट ऑर्डर की बात किया जाए तो थर्ड होना चाहिए, थर्ड के बाद ये होना चाहिए फोर्थ, फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। इमेजिनेशन आप कर सकते हैं, इसको सबसे अलग किया हमने क्योंकि ये वास्तव में एरोमेटिक नहीं बल्कि एलिफैटिक था, लोन पेयर इसका डिलोकलाइज नहीं हुआ था। अब देखिए इनमें अगर तय करना हो, इसका डिलोकलाइज्ड है, इसका भी डिलोकलाइज्ड है। देखा जाए यहाँ -I -M का ग्रुप है, कम बेसिक होगा। और ये देख रहे हैं COCH3 और लास्ट वाला NH2, देखिए इसमें बेंजीन नहीं है तो इसका मतलब रिंग नहीं है, इसका मतलब इसमें तो डिलोकलाइजेशन होएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चारों में अगर बात किया तो सबसे आगे फोर्थ वाला होना चाहिए क्योंकि ये कई एक तरह से एरोमेटिक नहीं बल्कि एलिफैटिक है। इन तीनों में तय करिए तो इससे ये कम होगा क्योंकि -I -M। और ये देखिए NH के बाद COCH3, अभी आपको बताया था ये क्रॉस कॉन्जुगेशन करता है और ये डायरेक्टली अटैच होने की वजह से लोन पेयर को
खींच लेगा, पास है, इसलिए इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा, ध्यान रखिए। 4 के बाद अगर ऑर्डर किया जाए, ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, अगर ऑर्डर किया जाए 4 के बाद 1 होना चाहिए, 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2। 2 को हमने इसलिए सबसे लास्ट में लिया है, सबसे कम बेसिक, तो इसका रीज़न है इसका डिलोकलाइजेशन। वैसे अगर आप समझते होंगे वास्तव में एमीन है ही नहीं, बल्कि ये तो एसिटेनिलाइट है, एक तरह का एमाइड है, और एमाइड्स आर लीस्ट बेसिक, ध्यान रखिए। लोन पेयर और इसके पाई में डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये रहे बेसिक नेचर के कुछ सवाल। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में, जो एरोमेटिक का लास्ट टॉपिक है। डायज़ोनियम सॉल्ट एरोमेटिक का सबसे फेमस कंपाउंड है, एक इंटरमीडिएट समझ सकते हैं इसको, डायज़ोनियम सॉल्ट को। डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है तो ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इसके लिए हम एनिलीन का इस्तेमाल करते हैं। एनिलीन में हम मिलाते हैं HNO2। HNO2 मतलब NaNO2 और HCl का मिक्सचर, HX का मिक्सचर, जिससे बेंजीन डायज़ोनियम हाइलाइट बनता है, जिसको कभी कभी C6H5N2 + X- या ArN2 + X- लिखते हैं, एरिल डायज़ोनियम हाइलाइट कहते हैं। इसमें X की जगह Cl-, Br-, I- वगैरह हो सकता है। अब देखिए डायज़ोनियम सॉल्ट की बहुत सारी रिएक्शन पहले से लिख चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको। डायज़ोनियम सॉल्ट पे याद करिए और एक एक करके बताते जाइए जल्दी से। डायज़ोनियम सॉल्ट में H3PO2 मिलाने से क्या बनता है? बेंजीन, याद करिए बेंजीन। H3PO2 की जगह पे अगर आपको याद हो, सिर्फ हम इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, CH3CH2OH का, तब भी बेंजीन बनता है। तो याद रखिए डायज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में बदलने का 2 तरीका है, बाय यूजिंग H3PO2 और इथेनॉल। डायज़ोनियम सॉल्ट में अगर H2O को मिला दिया जाए, वाटर को मिला दिया जाए, तो फिनॉल बनता है, याद करिएगा ध्यान से। अब चलिए कुछ नेम रिएक्शन की बात किया जाए, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से पहले ही बनाया जा चुका है, जिसमें 2 तरह की नाम आया था रिएक्शंस का, सेंडमे रिएक्शंस, गेटरमैन रिएक्शन। तो याद करिए अगर डायज़ोनियम सॉल्ट में Cu2Cl2HCl मिलाते हैं, CuBr-HBr मिलाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनता है, जिसको हम सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अगर हम डायज़ोनियम सॉल्ट में CuCN मिला देते हैं, CuCN-HCN का मिक्सचर मिला देते हैं, तो उसमें साइनोबेंजीन बन जाता है, बेंजीन पे CN लग जाता है, वो भी सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। गाटरमैन रिएक्शन क्या होती है वो भी बता चुके हैं। इसमें कॉपर HCl का मिक्सचर, कॉपर HBr का मिक्सचर मिलाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनता है, जो गैटरमैन रिएक्शन कहलाती है। और सेंडमेयर गैटरमैन में आपको बताया था कि दोनों में ज़्यादा इल्ड प्रोडक्ट का कौन देता है, तो सेंडमेयर रिएक्शन बेटर इल्ड देता है गैटरमैन की तुलना में। डायज़ोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन कैसे बनता है तो आपको याद होगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका एकदम अलग है। इसके लिए हम लोग पहले HBF4 मिलाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, उसको हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबेंजीन में, जिसका नाम दिया गया था बाल्ज-सीमन रिएक्शन। और आज आपने इस वीडियो लेक्चर में शुरू में नाइट्रोबेंजीन बनाया था। पहले डायज़ोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट किया जाता है HBF4 मिला के एक साल्ट में, C6H5N2 + BF4- और उसके बाद कॉपर और NaNO2 का मिक्सचर मिला के हीट कर देते हैं, जिससे नाइट्रोबेंजीन बनता है। ये सारी रिएक्शंस आप NCERT से पढ़ सकते हैं, याद रखना चाहिए, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। अब हम कुछ अलग डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस को बताने वाले हैं। कपलिंग रिएक्शन, ये एक तरह से ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है, और कपलिंग रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट देता है, और ये उनके साथ देता है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप फिनॉल पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये डायज़ो ग्रुप इसमें मेंटेन रहता है, N डबल बॉन्ड N, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने नाम दिया था एजोबेंजीन। पैरा पे OH है, इसको पढ़ेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। हो सकता है सवाल ओरल भी पूछा जाए, डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ फिनॉल गिव्स, सीधे आंसर होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इस कपलिंग रिएक्शन के लिए मीडियम बेसिक रखा गया है, यानी लगता है कि इसमें pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए, सोल्यूशन का 8, 9 या 9, 10 के आसपास होना चाहिए। और इस केस में देखिए, इसमें हमने एनिलीन से रिएक्शन करवाई है, सेम रिएक्शन, इसको हम पैरा एमिनो एजोबेंजीन पढ़ेंगे। ये येलो कलर की डाई होती है और इसका मीडियम एसिडिक रखा जाता है, यानी सोल्यूशन का pH 7 से कम।
आपको याद कर लेना चाहिए, फिनॉल फिनॉल की तरह जो कंपाउंड्स होते हैं, फिनॉल जैसा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एनिलीन एलिलीन जैसे रिएक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ यही कपलिंग करेगा, फिर से आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ इसको फिनॉक्साइड एन कर दिया जाए, तब भी एक कपलिंग रिएक्शन करेगा। ध्यान रखिए, कन्फ्यूज़न न रहे आपको, यहाँ पे O पे माइनस लग जाएगा, बस इतना सा होगा। और आपको बता दें ये प्राइमरी एमीन है, आपके पेपर में देखिएगा पहले पूछा गया, जैसे NH2 लगाया हमने, अगर हम NH के बाद यहाँ CH3 लगा दें तब भी कपलिंग रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे NH के आगे लग जाएगा CH3। और इसको चाहें तो टर्शरी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ 2 CH3 लगा दीजिए, यहाँ 2 CH3 लगा दीजिए। तो याद रखिए फिनॉल फिनॉल जैसे, यानी फिनॉल और फिनॉक्साइड एन एनिलीन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ये कपलिंग रिएक्शन करते हैं और सभी डाई बनाते हैं। ऐसा भी सवाल पूछा सकता है, कपलिंग रिएक्शन इज़ गिवन बाय इज़ नॉट गिवन बाय, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम जो एरोमेटिक की रिएक्शन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ और चीज़ें लास्ट में बताने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एसिड में हमने बेंजोइक एसिड अलग से नहीं करा है, इसका रीज़न आपको बता दें। वास्तव में जो बेंजोइक एसिड होता है ये एलिफैटिक जैसी सारी रिएक्शन देता है, पहली बात तो। एलिफैटिक और एरोमेटिक के बेंजोइक एसिड में कोई खास फर्क नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन पढ़ना हो तो आप एलिफैटिक वाली टेबल है एसिड की, वो देखिए, बस अंतर है कि वहाँ R लगता है, यहाँ C6H5 लगता है, सारी रिएक्शन सेम होती है। बस थोड़ा सा अलग से कुछ बताना चाहते हैं बेंजोइक एसिड के बारे में, COOH का इफेक्ट भी आप जानते हैं, माइनस I भी शो करता है, माइनस M, माइनस M की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। याद रखिए COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया जाए तो बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे होगा। जैसे बेंजोइक एसिड का ब्रोमिनेशन करेंगे तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, नाइट्रेशन करेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। और एक महत्वपूर्ण बात आप याद कर लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजोइक एसिड में होता है कि नहीं होता है, एनसीईआरटी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यही पता लग जाएगा। चलिए सोचिए और बताइए, क्या बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन देता है कि नहीं? नाइट्रोबेंजीन नहीं देता, बता चुके हैं। एनिलीन नहीं देता, बता चुके हैं। क्या बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन जो एसई रिएक्शन होती है देता है कि नहीं? याद कर लीजिएगा, बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन नहीं देता। इसका रीज़न आपको बता देते हैं, दो रीज़न आप दे सकते हैं और दोनों रीज़न एनसीईआरटी में दिया हुआ है अगर आपने पढ़ा होगा तो। एक तो कहा जाता है कि स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और दूसरी चीज़ जैसा कि फ्रीडल क्राफ्ट में RCl के साथ AlCl3 यूज किया जाता है, आप देख रहे हैं COH में ऑक्सीजन है, उसका लोन पेयर और AlCl3 आपस में कहीं ना कहीं बॉन्ड बना लेते हैं। तो ध्यान रखिए, रीज़न अपनी जगह पे है। मुझे लगता है आपको याद कर लेना चाहिए कि बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और हम कुछ इम्पॉर्टेंट लास्ट में ऑर्डर लिखने वाले हैं, ये ऑर्डर आप याद कर लीजिए, इसका मतलब भी बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। हम एक्चुअली ऑर्डर बताने वाले हैं प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट का, वो ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। तो ये प्लस एम माइनस एम इफेक्ट के ऑर्डर है, कौन का सा ग्रुप प्लस एम पावरफुल शो करता है, कौन सा कम शो करता है, माइनस एम का ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसको ज़रूर आपको याद कर लेना चाहिए। प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर देखिए, O माइनस NH2 माइनस NH R OH OR, और ये सारे ग्रुप आपके हैं प्लस एम इफेक्ट वाले सारे ग्रुप हैं, यानी ये अपना लोन पेयर बेंजीन को डोनेट करते हैं। माइनस एम जानते हैं, खींचते हैं, ये सारे ग्रुप का ऑर्डर हमने बना रखा हुआ है। और ये ग्रुप बेंजीन से जब लगते हैं तो उससे होता क्या है, ये भी आप जानते हैं, पहले डिस्कस किया गया था। प्लस एम वाले ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जबकि माइनस एम वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब आपको सवाल कैसे करना होता है वो देखिए। पहली बात, रिएक्टिविटी की बात अगर किया जाए तो हम रिएक्टिविटी की तुलना बेंजीन से करेंगे। प्लस एम वाला ग्रुप लग गया, यानी जैसे कि O माइनस लग गया बेंजीन से, NH2 लग गया, NHR लग गया, OH लग गया, तो ऐसे ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी वो कंपाउंड बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आप जानते हैं सिंपली, अगर NH2 लगाया जाए तो एनिलीन है, OH लगाया जाए फिनॉल है, समझ रहे होंगे। तो इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है, इनमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होता है बेंजीन से कंपेयर किया जाए, और इसीलिए इन सारे ग्रुप को हम लोग एक्टिवेटिंग कहते हैं। और आपको बता दें, पहली लाइन में जो है यहाँ तक ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, इनको आप कह सकते हैं। ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ये भी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग।
और देखिए हाइड्रोजन एक्सेप्शनली बता चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब बेंजीन से लगता है तो ये प्लस एम के बावजूद भी चूँकि इनका माइनस आई पावर डोमिनेट कर जाता है, इसलिए ये बेंजीन से कम रिएक्टिव है। इसको समझने के लिए हमने लास्ट में एक ऑर्डर बनाया। देखिए NH2 लगाया है यहाँ पर, तो NH2 के बाद हमने OH लगाया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद OCH3 इसको लिया है हमने, इसके बाद हमने NaCO3 इसको लिया हुआ है, और इसके बाद हमने बेंजीन लगा दिया है। देखिए हमने लिख दिया डीएक्टिवेटिंग, यानी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये एक तरह से ऑर्डर है रिएक्टिविटी का फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी अगर देखा जाए तो एनिलीन में अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आपको आज ही हमने बताया कि एनिलीन और फिनॉल के बारे में जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। उसके बाद देखिए हमने इनमें से लिया हुआ है, देखिए हमने CHO को लगाया है। आप समझ सकते हैं CHO लगाएंगे, अगर SO3H लगाएंगे तो और कम रिएक्टिव, इसको लगाएं तो और, अगर NO2 लग जाए तो आप देख सकते हैं ये NO2 पावरफुल विड्रॉ करता है, इसलिए नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे धीमा होता है। तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल पूछा जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या रिएक्टिविटी फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए अगर ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो फिनॉक्साइड आयन, आप जानते हैं बेंजीन में इसको लगाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन होगा, ये एनिलीन होगा, और इसको लगाया जाए तो नाइट्रोबेंजीन। तो ये मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहला सकते हैं और ये मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहला सकते हैं। तो याद रखिए रिएक्टिविटी पे सवाल आता है कि इनमें से किस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टेस्ट होगा, स्लोवेस्ट होगा, या ऑर्डर बनाइए। जैसा कि हमने कहा था कि एक वीडियो लेक्चर क्वेश्चंस का देंगे आपको, रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो वीडियो लेक्चर तभी आप अच्छा कर पाएंगे जब अच्छे से सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो फिर देख लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए आपका, ताकि हम क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आए। ऑब्जेक्टिव भी होंगे, कन्वर्जन्स भी होंगे, कई तरह के सवाल होंगे। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि वास्तव में ऑर्गेनिक कितना आपने समझा है रिएक्शंस को। ठीक से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। 1 अगस्त को तो होने से रहा, लेकिन ऐसी संभावना है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टलने वाला नहीं है। मुझे लगता है, मेरा जहाँ तक गेस है कि अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम आपका हो, तो एक संडे 22 अगस्त को, एक 29 अगस्त को है, हो सकता है 22 को करवाएं या 29 अगस्त को, क्योंकि सितंबर में जाने के चांस कम है। सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें फैलती जा रही हैं, लेकिन आप उन अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जम के पढ़ाई करिए ताकि सिलेक्शन आपका हो। इस बार बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, हमने पहले बताया था, इस बार बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, ख़ास तौर से रिपीटर बच्चों के लिए बेस्ट चांस है इस बार सिलेक्शन के लिए। बार बार आपसे कहेंगे, हमारा इशारा ही आपके लिए काफ़ी है। तो हमारे चैनल एपेक्स केमिस्ट्री बाय ज़फ़र इस्माइल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए आएगा क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।